हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पढ़ना से। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट के 5-6 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक लाइट के, है ना। लाइट में हमारे 3 चैप्टर्स हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड द स्पेक्ट्रम। तो इन तीनों का कंबाइनली जितना भी क्वेश्चंस आया बच्चों पिछले कुछ सालों में, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद आपको एग्जैक्टली एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में और उसको हम कैसे टैकल करते हैं, है ना, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। तो बहुत आसानी से सारा चीज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अब देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। जैसे अगर हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहलाएगा। अगर हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तब उसे हम बोलेंगे कि ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसका रिलेशन क्या होता है देखते हैं। क्रिटिकल एंगल और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों ये रिलेशन रहता है, म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 1/sin c। c स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल हियर, है ना, ये रिलेशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच कलर ऑफ लाइट हैज अ हायर क्रिटिकल एंगल, रेड और लाइट। रेड के लिए होता है बच्चों, है ना। अब देखिए मैं समझा देता हूं आपको कैसे हो रहा है। आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, sin c के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम होगा। अब आपको पता है कि रेड कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड कलर ऑफ लाइट के लिए कम होगा, और कम होगा तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, है ना। ये अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो आप दे सकते हैं। फिलहाल हमसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि किस कलर ऑफ लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, तो रेड कलर ऑफ लाइट के लिए होगा। कम वेवलेंथ कम हमारा क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा, ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन स्कैटरिंग। अब देखिए स्कैटरिंग क्या होता है, एज द टर्म सजेस्ट, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखर जाना, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही लाइट के लिए भी होता है। लाइट जो आ रहा है, जो सन से हमें जो लाइट मिलता है, उस लाइट को पहले जो भी रास्ते में एयर मॉलिक्यूल या डस्ट पार्टिकल मिला वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और फिर री एमिट करता है। री एमिट टर्म यूज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बार तो एमिशन हो चुका है सन से, और दोबारा उसको री एमिट कौन करने वाला है, डस्ट पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल जिसने लाइट को ऑब्जॉर्ब किया था। तो री एमिशन, इसी को बोलते हैं बच्चों हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वैसे मैंने यहां पे आपके लिए ये डेफिनेशन ऑलरेडी रखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या लिखा है जरा देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल्स, है ना। तो एयर मॉलिक्यूल या फिर डस्ट पार्टिकल से जो हमारा, सॉरी फॉर दैट, ये इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, है ना। अब देखिए दूसरा चीज हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्मोक, द स्मोक फ्रॉम अ फायर लुक्स व्हाइट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब देखिए ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। जब भी जैसे जिससे स्कैटरिंग होने वाला है, जिस डस्ट पार्टिकल से या एयर मॉलिक्यूल से, अगर उसका साइज लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होता है ना, तो जितने कलर्स ऑफ लाइट हैं सबका स्कैटरिंग सेम एक्सटेंट तक होता है। मतलब कोई ज्यादा नहीं बिखर जाएगा लाइट, कोई कम नहीं बिखर जाएगा, कोई भी कलर ऑफ लाइट। तो इसके वजह से क्या होता है, आप जैसे देखिए ये स्मोक जो है वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, फ्रॉम अ फायर लुक्स व्हाइट। क्यों भाई? क्योंकि कंबाइंडली जितने भी कलर्स हैं सबका स्कैटरिंग सेम एक्सटेंट तक हुआ। अगर जैसे मान लेते हैं वायलेट का स्कैटरिंग ज्यादा हुआ रहता है, रेड का कम हुआ रहता है, तो हमें कैसा कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है ना। लेकिन इसमें सारा कलर्स का स्कैटरिंग सेम एक्सटेंट तक हुआ, इसीलिए ओवरऑल हमें कैसा कलर दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा बच्चों। Molecules of the smoke are bigger than the wavelength of light। इस कंडीशन में क्या होता है, जितने कलर्स ऑफ लाइट हैं सब सेम एक्सटेंट तक स्कैटर्ड होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। Why is the ratio of velocity of light of wavelength 4000 and 8000? मतलब ये वायलेट और ये रेड का दिया हुआ है। इन वैक्यूम 1:1। अब देखिए होता क्या है, जितने भी कलर्स ऑफ लाइट हैं उन सबका स्पीड वैक्यूम में या फिर एयर में सेम होता है। तो आपसे ये रीजन पूछा गया तो आप यही लिखेंगे कि ऑल कलर्स ऑफ लाइट हैव द सेम स्पीड इन वैक्यूम, है ना। इसीलिए स्पीड का रेशियो क्या है, 1:1 है। दूसरा चीज क्या पूछा गया कि कौन सा वेवलेंथ है, कौन सा कलर है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगा, हायर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं, V = F लैम्डा। V दोनों के लिए तो सेम बोला जा रहा है, वैक्यूम में दोनों का स्पीड जो है ये है सेम, मतलब कांस्टेंट हो गया। अब देखिए हमें दो चीज बच गए हमारे पास, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। तो ये दोनों कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
मतलब लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसके लिए वेवलेंथ कम है उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और आपको दिख रहा है कि वायलेट के लिए वेवलेंथ कम है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों वायलेट। वायलेट कलर ऑफ लाइट विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, एक लेंस है जिसका पावर दिया -5 डायोप्टर, कैपिटल डी स्टैंड्स हियर फॉर डायोप्टर, जो कि हमारा यूनिट होता है पावर मेजर करने के लिए लेंस का। फाइंड क्या करना है, इसका फोकल लेंथ फाइंड करना। अब देखिए क्या करते हैं हम इसके लिए, जो पावर होता है ना उसका एक्सप्रेशन होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और एक चीज आपको यहां ध्यान रखना होगा कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही लेना है, तो अभी पावर डायोप्टर में आएगा। तो ये पावर का वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं -5 डायोप्टर, तो यहां से आपको दिख रहा है कि फोकल लेंथ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ उधर चला गया, ये -5 इधर आ गया, जहां से हमें क्या मिल गया -0.2 मीटर, है ना। तो इट विल बी द फोकल लेंथ, वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ हम फिर लिख देंगे कि देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अब देखिए माइनस जो है इससे हमें क्या पता चल रहा है, आपने कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस पढ़ा होगा, एक बार मैं आपको बता दूं ऐसे करके। कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, सिर्फ फोकल लेंथ बोला गया ना मतलब सेकेंड फोकल लेंथ, अगर सिर्फ फोकस बोला गया मतलब सेकेंड फोकस, तो इसका जो सेकेंड फोकस होता है बच्चों वो इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से शुरू हुए तो हम फोकस की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चीज हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो हमारा देखिए फोकस फोकल लेंथ कैसा आ रहा है, स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, एक डायग्राम हमारे पास ये गिवन है 30, 60, 90 प्रिज्म है, ये हमारा स्केलिन प्रिज्म है, और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे दिया गया 42 डिग्री। तो हमें ये डायग्राम कंप्लीट करना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से ये लाइट, मैं थोड़ा इसको ब्लैक कलर का ले लेता हूं वापस, तो क्या होगा देखिए जरा, यहां से ये लाइट आ रहा था तो आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री पे है, तो ये तो सीधा चला जाएगा बिना किसी डेविएशन के चला गया, है ना। और फिर यहां पे आया तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे देखिए ये सारा चीज डिपेंड किस पे करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे अब नॉर्मल बना लेते हैं, तो आपको दिख रहा है ये 90, तो लीनियर पेयर से ये भी 90, 90, 30, 120, तो ये ट्राइंगल में जो तीसरा एंगल है बच्चों ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये नॉर्मल बनाया हमने, नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 होगा, जिसमें से ये 60 है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाइट रे ऐसा जा तो सकता था, लेकिन अब ये क्या है, डेंसर से रेयर, ग्लास से एयर में जा रहा है तो किधर जाएगा, ऐसे सीधे नहीं जाके नॉर्मल से और दूर आ जाएगा, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है जो कि बाहर आ गया, ठीक है। आप एक चीज बस ध्यान रखिएगा, जितना भी एरोज है सारे जगह मार्क करना होगा, क्योंकि उसके लिए मार्क्स कटता है फिर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से एक प्रिज्म दिया गया है, ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, बेस एंगल से इक्वल है। पूछा क्या जा रहा है कि ये कितने एंगल से डेविएट करता है जब लाइट रे, देखिए यहां से पहले अंदर आया प्रिज्म के, पहली बार रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर यहां से ये ग्लास से एयर में फिर बाहर आ गया, दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ। तो देखिए अपने पाथ से कितने से डेविएट कर रहा है, जाना था इसको ऐसा, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट करके और ऐसे आ रहा है। तो मैं यहाँ जरा ऐसे बना के आपको दिखा दूं, इतने एंगल से डेविएट कर गया बच्चों, तो दैट इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री। तो कितने से डेविएट कर गया, 90 डिग्री से डेविएट कर गया, दैट इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन। सेकंड पार्ट, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते हैं, पेरिस्कोप में इसका यूज करते हैं बच्चों। पेरिस्कोप आपको पता होगा कि जैसे हम वाटर के लेवल के नीचे हैं और हमें ऊपर देखना है कि ऊपर क्या है, तो जनरली सबमरीन वगैरह में ये सारा चीज हम यूज करते हैं। तो इसका यूज, इस वाले केस का यूज हम कहां करते हैं, पेरिस्कोप में इस वाले केस का यूज हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विच प्रिज्म सरफेस विल बिहेव एज अ मिरर। अब देखिए मिरर का काम क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करना। तो आपको दिख रहा है कि ये जो प्रिज्म है इसमें 3 सरफेस है, जिसमें 2 सरफेस में तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है, सरफेस AB में। तो हमारा कौन सा सरफेस हो गया, सरफेस AB। अब देखिए बच्चों ये सारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जा रहे हैं ये बोर्ड्स के लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन हमें ऐसा भी मिलता है जो बिल्कुल बेसिक है, तुरंत देखते के साथ जवाब देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं जिसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा आपको, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखा है सिंपल ये भी, लेकिन अब इसमें से हमें देखना पड़ा, अच्छा रिफ्लेक्शन किससे हुआ, इससे हुआ।
तो ये सारा क्वेश्चन है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत आसानी से सबका आंसर कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमारे पास लेंस कौन सा गिवन है, कन्वर्जिंग लेंस बोला गया है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, F1 और O के बीच में, मतलब फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है और इसमें 3 लाइट रेज लेना है आपको, है ना। जनरली 2 ही लेते हैं, लेकिन अगर बोल दिया गया 3 लेना है, ठीक है 3 ले लेते हैं। तो अब देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से एक हम लाइट रे लेते हैं ऐसा पैरेलल। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए नहीं लिखा गया है, छूट गया होगा, तो ये ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जनरली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टॉप का इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं और बॉटम के लिए, बेस के लिए हम क्या करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। यहां से एक लाइट रे लिया हमने पैरेलल, तो आपको पता है ये कहां से पास कर जाएगा, ये फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा लाइट रे हम यहां से ही ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ, ये कुछ ऐसा चला जाएगा, है ना, और ये एरोज मार्क कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो ये सीधा चला गया, अनडेविएटेड चला गया। तीसरा लाइट रे हम क्या कर सकते हैं, यहां से फोकस से अगर कोई लाइट ऐसे करके जाता इसके टॉप से होते हुए, तो आपको पता है क्या होगा, कोई लाइट रे अगर फोकस से पास करता हुआ जाता है तो बाद में पैरेलल हो जाता है। जैसे पहले पैरेलल था तो बाद में फोकस से पास किया रिफ्रैक्शन के बाद, और यहां अगर इंसिडेंट रे पहले ही फर्स्ट फोकस से पास करके जा रहा है तो ये बाद में हो जाता है पैरेलल। अब देखिए हमें 3 रिफ्रैक्टेड रेज दिख रहे हैं, ये तीनों रिफ्रैक्टेड रेज ऑब्वियसली डाइवर्जिंग हैं, सब दूर दूर जाएंगे जितने आगे जाएंगे। तो इन तीनों को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वाले लाइट रे को हमने प्रोड्यूस किया कर कुछ ऐसा, इसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं ऐसे करके, फिर इसको भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, और फिर इसको भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसको भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए कहीं यहां पे ये मीट करता हुआ दिख रहा है हमें, है ना, तो ये हमारा किसका इमेज मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा हमें ए का इमेज, दैट इज द टॉप। तो ए का इमेज मिल गया, इसको हम ए डैश से डिनोट कर लेते हैं। और बी के इमेज के लिए जो इसका बेस है उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जहां पे वो मीट कर गया वही हमारा बी का इमेज हो जाएगा, दैट इज बी डैश। हाँ, इट इज क्वाइट सिंपल। तो अब देखिए ये इसमें एरो हम ऊपर देंगे, ऑब्वियसली ये वर्चुअल इमेज है, ये खुद से बना नहीं, इसको हमने प्रोड्यूस करके मीट करवाया है। तो जो भी वर्चुअल इमेज होते हैं वो हमेशा ही इरेक्ट होते हैं, तो इसलिए आपको ये एरो ऊपर देना जरूरी है। और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, ये जब भी वर्चुअल इमेज हुआ तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है, सॉलिड लाइन से नहीं। अगर सॉलिड लाइन से आपको दिख रहा है मतलब वो रियल इमेज है, और ये हमने डॉटेड दिखाया क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, An object is placed at a distance 12 cm from a convex lens of focal length 8 cm। अब देखिए इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। गलती सिर्फ एक जगह पे हो सकती है आपसे, जहां पे आप साइन कन्वेंशन अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाए। साइन कन्वेंशन अप्लाई करना आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने लेंस के लिए पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका लेंस का, उसके लिए वन शॉट अपलोड किया हुआ है, आप उसमें सारा चीज सीख सकते हैं उस वीडियो को देख, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब ये जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का, वो पॉजिटिव होता है क्योंकि राइट साइड में रहता है ना। और फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बोला गया, मतलब यू कितना बोला गया, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहां रखते हैं, एक बार मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं। लेंस चाहे कोई भी हो, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही रखते होंगे। कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट को उधर रखा है राइट साइड। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इधर रखते हैं, मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोले या लेफ्ट साइड में बोले तो इधर हमने रखा है। तो ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये पॉइंट ओ से हम शुरू हुए और इधर बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके आगे हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है ना। अब देखिए फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या, वी फाइंड करना है। तो आप यहां से लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u, जहां पे 1/f की जगह +8, प्लस नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस छूट गया तो दिक्कत हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिखेंगे, -12। साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, साइन नहीं छोड़ना, माइनस। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए 1/8 इक्वल 1/v, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 12। तो 1/v देखिए क्या हो जाएगा, 1/8, और ये फिर इधर आ जाएगा तो -1/12, है ना। आप यहां से एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 24, 3 - 2, दैट इज 1/v। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन विल गेट 1/24, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24। अब देखिए जो चीज आपको फाइंड करने बोला गया ना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, उसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करने का कोई टेंशन नहीं लेना आपको। किस किस चीज में साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, जो जो चीज हमें गिवन है डेटा में, है ना।
तो अब देखिए v खुद ही पॉजिटिव आ गया, और जो भी चीज पॉजिटिव आए मतलब वो किधर, वो राइट साइड होगा, मतलब बिहाइंड द लेंस, इस साइड। और जो भी चीज के आगे नेगेटिव आता मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें पता चल गया, तो हम ऐसे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस या बिहाइंड द लेंस। ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखिए, नेचर ऑफ इमेज पूछा जा रहा है। अब देखिए ये जो आप इसका आंसर लिखेंगे ना 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, तो बिहाइंड द लेंस कब मिलता है इमेज, जितना रे डायग्राम आपने बनाया होगा लेंस के पीछे दूसरे साइड पे इमेज कब मिलता है, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं आपके लिए चीज। देखिए कॉन्वेक्स लेंस ही था, लेकिन इमेज किधर मिला था, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज मिल रहा था, मतलब सेम साइड ऑफ द लेंस। तो कब मिला, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, वर्चुअल इमेज। और जब भी रियल इमेज है, एक्चुअल इंटरसेक्शन में मिल रहा है, तो वो हमेशा बिहाइंड द लेंस मिलेगा। तो इसी से हमें पता चल गया, अब इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, नेचर के बारे में हमें पता चल गया कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन, आपने ये चीज यहीं से कंक्लूड कर लिया कि बिहाइंड द लेंस मिला है मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन से, तो इट मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए दूसरा चीज, एक डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, किसके लिए, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, और उसका यूज करके हमें क्या करना है, उल्टे इमेज को इरेक्ट करना है, सीधा करना है। अब देखिए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म को हम तीन तरीके से यूज करते हैं, वो तीनों केसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में, वन शॉट उसका भी आप वो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या किया गया है कि ये रे डायग्राम इसका बना के दिखाना है हमें, तो इसका रे डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा बच्चों। और इस वाले केस में आपको जो यहाँ पे एंगल्स होते हैं ना, सिर्फ यही एक केस है जिसमें एंगल्स आपको मार्क नहीं करना होता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसमें एंगल फाइंड करना, उसमें आपका टाइम लग सकता है। तो आप इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है PQ, आपको एरो नीचे दिख रहा होगा, ये इन्वर्टेड है, इसको सीधा करके दिखाना है। तो हमने यहां से एक लाइट रे लिया, ये यहाँ पे आता है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आप नॉर्मल ऐसे बना के दिखा देंगे। और फिर ये देखिए रेयर से डेंसर जा रहा है, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा नॉर्मल, ये रहा, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स ऐसे आगे। फिर यहां आने के बाद ये जो एंगल रहता है यहाँ पे, ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये हमारा इंसिडेंट रे, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनता है। फॉर ग्लास क्रिटिकल एंगल हमारा 42 डिग्री बनता है, तो उससे ज्यादा ये है, तो इसीलिए TIR यहाँ पे होता है। और फिर ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ भी एक नॉर्मल बनाते हैं, और ये लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे आ गया। तो Q का इमेज हमें मिल गया Q डैश, बिल्कुल वैसे ही P का इमेज हमें मिलेगा P डैश। तो एज यू कैन सी हियर, Q ऊपर में था, यहाँ नीचे में आ गया, P यहाँ नीचे में था, ऊपर में आ गया, तो P डैश Q डैश, ये उल्टा था, इसको हमने सीधा कर दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या देखिए, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्रिटिकल एंगल क्या है, कोई नया चीज नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या होता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला चीज तो डेंसर मीडियम में बनना चाहिए, और दूसरा चीज क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए जैसे ही हमने मीडियम अभी फिलहाल लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं, वाटर, ग्लास, डायमंड, कुछ भी। तो लाइट रे आ रहा है, ट्रैवल करता, मान लेते वाटर में ट्रैवल करता आ रहा है। अगर ये लाइट रे रिफ्रैक्शन क्या, देखिए क्या होता है, ये लाइट रे ऐसे आ रहा था, और जब यहां पे सरफेस ऑफ सेपरेशन पे इंसिडेंट हुआ, तो अगर रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चला गया ना, मतलब अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन, तो देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहा, जो कि कितना है 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम corresponding to which या for which the angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मान लेते हैं अगर ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे नहीं आता, अगर ये ऐसे आ जाता, मतलब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नहीं बनता, तब हम इसको क्रिटिकल एंगल नहीं बोल सकते थे, हम इसको सिंपली क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही लिखते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये चीज रखा हुआ ऑलरेडी आपके लिए, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी करके, है ना। मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। क्रिटिकल एंगल क्या है, हमने समझ ही लिया। क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium corresponding to which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree. Okay, next question क्या है देखते हैं। next question देखिए क्या है। next question है कि state one important factor which affects the critical angle of the given medium। अब देखिए अभी अभी हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन होता है, देखिए ये रिलेशन होता है ना। तो आप ये फैक्टर बता सकते हैं कि पहला फैक्टर हमारा इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, है ना, उस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका फोटोग्राफी में यूज करते हैं इन फॉग।
कौन सा रेडिएशन आप इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये होता है बच्चों इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना। इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड रेज जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं फॉग में या डार्क में वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए। ओके, अब पूछा जा रहा है कि व्हाई इज दिस रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू आइडियल फॉर दिस पर्पस। अब देखिए होता क्या है, इंफ्रारेड रेज का रेडिएशंस का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, जिसके वजह से उसका स्कैटरिंग कम होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये चीज, ये एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के, है ना। अगर जो हमारे डस्ट पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज अगर छोटा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तब ये होता है। कैपिटल आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, मतलब जिसका वेवलेंथ कम वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा और जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर्ड होगा। तो इंफ्रारेड का जो हमारा वेवलेंथ रहता है बच्चों वो रहता है 8000 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा और 10 to the power 7 एंगस्ट्रॉम से कम, तो ये इस रेंज में लाई करता है, तो इसका वेवलेंथ काफी ज्यादा है। तो आप इसमें रीजन क्या बताएंगे कि द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज मोर, इज ग्रेटर, सो दे आर स्कैटर्ड लेस इन डार्क और इन फॉग, इसीलिए हम इसको इसमें यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये चीज, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए इसमें क्या रिलेशन है, आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा होगा, एक बार मैं वो लिख देता हूं पहले आपके लिए। μ21 इक्वल होता है μ12, रेसिप्रोकल होता है इसका। तो इसी से हमारा काम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यही हमारा रिलेशन हो गया बच्चों। ये पहले वाले पार्ट का हमारा आंसर है, सब पार्ट 1 का। ओके, और इसी का यूज करके दूसरा सब पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया 5/3, आपको फाइंड करना है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि हम पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और उसका वैल्यू दिया गया है 5/3, तो 1 बाय 5/3 करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा ना हमारा, तो ये हो गया 3/5 मतलब 0.6। ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर रेशियो, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम दिया गया है और ये एंगल गिवन है 42 डिग्री। अब देखिए करना क्या है कि ये जो लाइट रे आ रहा है PQ, इसका इमर्जेंस दिखाना है, जब ये ब्लॉक से बाहर आएगा तो कैसे आएगा ये बताना है हमें। तो जैसे देखिए कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। ये देखिए ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ना, इसको हम बोलते हैं बच्चों ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये हमारा ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, जो कि कितना होगा, ये नॉर्मल बनाया ना पूरा 90 डिग्री, मतलब ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 48। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो ये क्या होगा, TIR हो जाएगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो यहां से बाहर नहीं निकलेगा, ग्लास ब्लॉक के अंदर ही रह जाएगा। अब फिर ये यहां पे आता है, तो अब यहां पे डिसाइड कर पाने के लिए कि यहां से बाहर निकलेगा या फिर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो हमें इस वाले एंगल के बारे में जानना हो, इस वाले एंगल के बारे में, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब देखिए 48 डिग्री, तो आपको पता होगा कि एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 48 डिग्री, और ये नॉर्मल है तो ये पूरा ये वाला एंगल पूरा हमारा कितना होगा 90, तो जिसमें से कि ये 48 है तो ये बचा हुआ एंगल 42 है ना। अब देखिए ये 42 और ये तो 90 है ही, तो ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 48, तो ये ट्राइंगल जो है हमारा, ये वाला ट्राइंगल, इसमें तीसरा एंगल 48, तो ये नॉर्मल है तो पूरा 90, तो ये क्या हो गया 42। अब देखिए ये तो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। अभी अभी हमने देखा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अगर ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल बन रहा है 42 डिग्री के इक्वल, तो लाइट रे कैसे आएगा, अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन, कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे हमारा, ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ये हमारा रे डायग्राम इसका कंप्लीट हो गया बच्चों, और आप एरोस का बस ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेंस है जो कि वाटर में प्लेस कर दिया गया इंस्टेड ऑफ एयर, तो हाउ डज इट्स फोकल लेंथ चेंज, देखिए फोकल लेंथ बढ़ जाता है ना। अगर हम किसी लेंस को एयर के जगह वाटर में या किसी भी डेंसर मीडियम में रख देते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है ना। तो मैं लिख देता हूं फोकल लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इसका रीजन आपसे नहीं पूछा गया है, अगर पूछा जाता ना तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ में इट इज वन ऑफ द रीजंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम सराउंडिंग इट, है ना।
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाता है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लेंस, थिक और थिन लेंस, हैज ग्रेटर फोकल लेंथ। अभी देखिए दूसरा फैक्टर है फोकल लेंथ का, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर थिकनेस ज्यादा रहेगा लेंस का तो फोकल लेंथ कम होता है। आपने इसको मैं जरा रिलेट करके आपको बताता हूं। आपने कभी देखा होगा किसी को बहुत मोटा चश्मा पहने हुए, अगर वो जितना मोटा चश्मा पहने हुए मतलब उनका पावर उतना ही ज्यादा है। और ये मैं कैसे रिलेट कर सकते हैं जरा देखिए, 1/4 फोकल लेंथ होता है ना पावर, तो जिसका फोकल लेंथ जितना ज्यादा कम होगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। और फोकल लेंथ कम किसके लिए होगा, जो थिक लेंस होता है ना उसके लिए फोकल लेंथ कम हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर पे फिलहाल हम आते हैं। तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, किसके लिए ज्यादा पूछा गया ना, तो थिन लेंस के लिए, पतला लेंस के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगा और इसीलिए उसका पावर कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म्ड बाय प्रिज्म विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस। अब देखिए इसके लिए ग्राफ भी बना के दिखाना। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पहले क्या होता है, जब हम पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं चलता जाएगा, नहीं तो पता चला हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले गए प्रिज्म के लिए और एंगल ऑफ डेविएशन कम होता होता 0 डिग्री हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो होता क्या है कि पहले इनिशियली हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता आता है एक मिनिमम वैल्यू तक, एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू तक एंगल ऑफ डेविएशन कम होता आता है। लेकिन अगर उसके बाद भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए मैं यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे बना देता हूं, इधर एंगल ऑफ डेविएशन, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे हम जो भी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पे मान लेते हैं इसका x कोऑर्डिनेट, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम I1 ले लेते हैं और ये y कोऑर्डिनेट Δ1, और फिर बढ़ते हुए हम यहां पे आ गए। तो मान लीजिए यहां पे हमारा x कोऑर्डिनेट I2 और y कोऑर्डिनेट दैट इज डेल्टा विल बी Δ2। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या होता है, कम होता जा रहा है। लेकिन ये एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू तक होगा, ये हमेशा नहीं हो सकता है। अगर इस मिनिमम वैल्यू के बाद भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना कंटिन्यू रखते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी फिर से बढ़ने लगता है। तो ये हमारा ग्राफ है जो कि हमसे बनाने के लिए बोला गया है ना। तो आप पहले एक्सप्लेन करेंगे कि इनिशियली विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस अप टू अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू। On further increasing after this extent, if the angle of incidence is further increased, then the angle of deviation will also start to increase. This is the graph here. आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। Next, a virtual diminished image is formed when an object is placed between the optical center and the principal focus of a lens. Name the type of lens. अब देखिए virtual है और diminished है, इसी से हमारा काम हो गया, आगे कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों हमारे जितने केसेस थे वो 6 केसेस होते हैं हमारे, जिसमें से कि 7 केसेस होते हैं, जिसमें 6 केस में हमें रियल इमेज मिलता है। इन्फिनिटी से लेके फोकस तक आने तक हमें रियल इमेज मिलता है। लेकिन एक ही केस ऐसा था कॉन्वेक्स लेंस में, अभी हमने वो केस देखा था जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें ये वर्चुअल इमेज मिलता है। यही एक केस है, लेकिन वो मैग्नीफाइड था। अब देखिए यहां वर्चुअल भी बोला गया और डिमिनिश बोला जा रहा है, मतलब फॉर श्योर इट इज नॉट द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस हमारा हो जाएगा कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस में आपको हमेशा ही वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज ही मिलता है, उसमें मैग्नीफाइड क्या सेम साइज का भी नहीं मिलता है कभी कॉनकेव लेंस में। नेक्स्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द, अब देखिए इसका रे डायग्राम आपको बना के दिखाना है। चलिए बनाते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम यहां पे बनाते हैं। देखिए ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये तो हमें पहले पार्ट में ही पता चल गया। और क्या बोला गया है कि इसको कहां पे रखा गया है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो देखिए हमने ये हमारा फोकस, तो ये F2 है बच्चों, इधर रहता है आपको पता है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो मान लेते हैं हमने इसको कहां पे रखा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए हमने इसको रखा यहां पे। अब देखिए इसके लिए इमेज फॉर्मेशन दिखाना है, तो एक लाइट रे हमने ऐसा लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको पता है ये ऐसे जाएगा, डाइवर्ज करता है। दूसरा लाइट रे हम ऐसे ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड, तो ये कैसा जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा अनडेविएटेड। अब देखिए ये दोनों लाइट रेज जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये तो डाइवर्ज कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ेंगे उतना दूर दूर जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इन दोनों लाइट रेज को प्रोड्यूस करेंगे। ये तो ऑब्वियसली ये तो यहां से आ ही रहा है ऐसे, इस वाले लाइट रे को हम प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। तो इसको प्रोड्यूस करेंगे ना तो ये कहीं यहां पे आपको ये मीट करता हुआ दिख रहा होगा। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये हमारा ए से हमने दोनों लाइट रेज लिया ना, ये जो दोनों लाइट रेज लिया है किससे लिया, ए से लिया।
तो ऑब्वियसली ये इमेज किसका मिलेगा, ए का। तो यहां पे हम लिखेंगे ए डैश, और बी के लिए वही काम करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये मिल जाएगा बी डैश। डॉटेड दिखाना है बच्चों, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, इसलिए एरो ऊपर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ दिया गया है। तो एक एक करके पहले इनके बारे में लिख लेता हूं और थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशंस भी करने होंगे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला चीज है कि इसका हमें फोकस गिवन है, फोकस कितना है, फोकस है 8 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो प्लस 8 सेंटीमीटर। और फिर ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा फिगर बना के दिखा देता हूं। नेचर ऑफ इमेज आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हम बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे कर पाएंगे। अगर हमने रे डायग्राम्स बनाया है, उस पर कमांड है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के हमें बता सकते हैं। जैसे फोकल लेंथ बोला गया, फोकल लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को कहां रखा है 24, मतलब ये 2f1 पे भी नहीं रखा। 2f1 होता तो कितना होता 16, मतलब इसके भी पीछे, इसके भी बियॉन्ड। तो आपको पता है कि अगर ये हमारा 2f1 दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, इसके भी बियॉन्ड अगर रखते हैं तो इमेज हमें कैसा मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, है ना। क्योंकि 2f1 पे रखते तो आपको पता होगा 2f2 पे ही इमेज मिलता है और उसका साइज सेम होता है एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इसके बियॉन्ड है, तो इसमें हमारा कैसा मिल जाएगा बच्चों, नेचर कैसा हो जाएगा। पहला तो इसका आंसर लिख लेते हैं, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज अगर पूछा गया तो साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है। अब देखिए ये हटा देता हूं मैं फिलहाल, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, तो देखिए फोकल लेंथ पता है और u का वैल्यू पता है, u हमें पता है। तो u देखिए u कितना है, -24 लिखेंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट ही साइड में रखते हैं लेंस के, तो ये माइनस हो गया। तो आपको पता है लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v = 1/v - 1/u, 1/f = 1/v - 1/u। f की जगह +8, v का वैल्यू पता करना है, माइनस u का वैल्यू क्या रखें, -24। तो ऑब्वियसली ये 1/8 = 1/v, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि 1/v क्या हो जाएगा, 1/8 - 1/24, है ना। अब देखिए क्या होगा, यहां से हम एलसीएम लेंगे, 24, 3 - 1 1/v, दैट विल बी 2/24। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v = 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं आया, प्लस है, मतलब ऑब्वियसली एक इधर है बिहाइंड द लेंस, है ना। ओके, तो हम ये लिखेंगे 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस या ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन, जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो वैसे I/O होता है, जिसमें हम साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर I और O नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो हमारा काम V और U के भी रेशियो से हो सकता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट M = क्या हो जाएगा, V/U, जिसमें V का वैल्यू आपको दिख रहा है 12 और U का वैल्यू भी दिख रहा है आपको, गिवन है -24। तो M का वैल्यू हमारा जाएगा -1/2, मतलब -0.5। अब देखिए इस एक चीज से ना हमारा दो काम हो जाएगा। पहला तो हमें ये पता चल गया कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये 0.5 है, मतलब 1 से कम, मतलब इमेज कैसा होगा, छोटा होगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। और ये माइनस साइन बताता है कि ये इन्वर्टेड इमेज जब भी रहता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, और उसके लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेचर ये मैग्निफिकेशन आ गया 0.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, एक रे ऑफ लाइट है जो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये परपेंडिकुलर है। तो हम एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं पहले, ये रहा हमारा ग्लास स्लैब। अब कोई लाइट रे है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, ये बिल्कुल सीधा ऐसे आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डेविएशन तो होगा नहीं, ना यहाँ पे ना इस सरफेस पे, तो बिल्कुल सीधा ऐसे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन। अब देखिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं आपको इसके लिए, और करना कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर परपेंडिकुलर है तो डेविएट नहीं करेगा लाइट है, तो दोनों सरफेस पे सीधा निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा प्रिज्म दिया गया है, इक्विलेटरल या इक्वी एंगुलर ग्लास का प्रिज्म भी बोल सकते हैं, PQR। अब इसमें हमें ये रे डायग्राम कंप्लीट करना है। अब देखिए ये लाइट रे ऐसे आ रहा है, इसको जाना है एयर से ग्लास में, मतलब रेयर से डेंसर,
तो ये ऐसे जाना तो चाहिए था, लेकिन ये ऐसे सीधा नहीं जा पाएगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। ये रहा हमारा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स आ जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, मान लेते हैं ऐसा आ गया, ठीक है। तो जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट करके ऐसा आ गया। अब देखिए दोबारा रिफ्रैक्शन यहां पे होगा जब इसको ग्लास से वापस किस में जाना है, एयर में। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं। अब इसको डेंसर से रेयर जाना है, तो ऑब्वियसली ये ग्लास से एयर में जाना है, तो किधर जाएगा, ऐसे सीधा तो जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से और दूर जाएगा और कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों ऐसा, है ना। तो ये हमारा रे डायग्राम है, ये कंप्लीट हो गया। ओके, कुछ लोग क्या करेंगे इसमें कि ऐसा कुछ बना देंगे, मतलब ये लाइट रे ऐसे ले लेंगे पैरेलल टू द बेस। ऐसा नहीं करना है बच्चों, पैरेलल टू द बेस सिर्फ आप तभी ले सकते हैं जब मिनिमम डेविएशन का केस है ना, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, where should an object be placed in front of a convex lens in order to get an enlarged real image? रियल इमेज भी चाहिए और enlarged भी चाहिए, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब देखिए इसके आगे सिर्फ enlarged लिखा है, सिर्फ enlarged या सिर्फ मैग्निफाइड लिखा हुआ है। अगर हाईली मैग्निफाइड रहता तब केस कुछ और रहता, लेकिन सिर्फ मैग्निफाइड सिर्फ enlarged लिखा है। तो देखिए इसका केस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा बनाया रखा हुआ है, ये समझते हैं इसके हेल्प से। आप जब इसको 2f1, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं बच्चों समझने के लिए, आप जब 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे इमेज मिलता और सेम साइज का मिलता। 2f1 और f1 के बीच में रखा तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, एनलार्ज्ड हो गया। अगर f1 पे रखते हैं तो हमें पता है कि हाईली मैग्निफाइड होता है और इंफिनिटी पे मिलता है इमेज। तो यही एक केस है बच्चों, कहां, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो हम कहां क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिटवीन 2f1 एंड f1। जब ऐसा रखते हैं हम इन दोनों के बीच में, तभी हमें एनलार्ज्ड और रियल इमेज मिलता है। और दूसरा देखिए एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज, तो कॉन्वेक्स लेंस में तो एक ही केस ही है वर्चुअल का। कब, जब फोकस f1 और o के बीच में रखा जाए तब हमें कैसा इमेज मिलता है। ये देखिए थोड़ा ये वाला पार्ट हटाते हैं, क्या कहां पे 2f1 और f1 के बीच में रखा, f1 और o के बीच में रखा है, तो देखिए हमें इमेज कैसा मिला है, वर्चुअल मिला है और मैग्निफाइड मिला, एनलार्ज मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड o, बिटवीन f1 एंड o, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए नेक्स्ट, A pond appears to be 2.7 मीटर डीप। अब देखिए इट appears to be मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा सच में नहीं है। तो ये हमारा अपेरेंट डेप्थ है। अगर कोई पॉन्ड या कोई भी चीज बोला गया कि इतना डेप्थ में लग रहा है, अपीयर कर रहा है या सीम्स टू बी, तो ये हमारा अपेरेंट डेप्थ है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन बच्चों आपको फाइंड करना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पूल, है ना। अब सबसे पहला चीज हम इसका फॉर्मूला जरा लिख लें। ये इसके लिए क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो मीडियम है हमारा डेंसर मीडियम, इट इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम मतलब वाटर का दिया गया है 4/3, रियल डेप्थ तो हमें फाइंड करना है कि एक्चुअल डेप्थ कितना है पॉन्ड का, तो हमें इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और अपेरेंट डेप्थ हमें दिया गया है कि इतने पे ऐसा इसका डेप्थ लग रहा है, तो 2.7 मीटर, दैट इज द फॉल्स डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ हमारा ये है। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये इससे 0.9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो रियल डेप्थ विल बी 3.6 मीटर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 0.9 इंटू 4 दैट इज 3.6, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेवलेंथ है दो कलर्स ऑफ लाइट का, रेड का और ब्लू का गिवन है ना, इतना रेड का ये है और ब्लू का वो 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम, किसी का भी ज्यादा नहीं होगा। हमें पता है कि जितने कलर्स ऑफ लाइट हैं सबका स्पीड एयर में या फिर वैक्यूम में सेम रहता है ना, तो इसमें कोई भी नहीं। विच कलर ऑफ लाइट हैज ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम, नन, किसी का भी स्पीड ज्यादा नहीं होगा, दोनों का स्पीड सेम होगा। नेक्स्ट क्या है, विच कलर हैज अ ग्रेटर स्पीड इन ग्लास। अब देखिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना बच्चों, उसी का स्पीड भी ज्यादा होगा। तो किसका वेवलेंथ ज्यादा है, रेड कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए उसका स्पीड भी ज्यादा होगा। किसमें, ग्लास में। अगर यही बोलता है एयर में, तो किसी का स्पीड ज्यादा नहीं होता या वैक्यूम में, तो किसमें ज्यादा हो जाएगा, रेड कलर का ज्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक फिगर दिया गया जिसमें है क्या, एक डाइवर जो कि पानी के अंदर है और एक ऑब्जेक्ट एयर में है जिसका नाम AB है और उसको ये डाइवर देख रहा है पानी के अंदर से। क्या बोला गया है, डज द ऑब्जेक्ट अपीयर टॉलर, शॉर्टर और द सेम साइज। टॉलर दिखेगा बच्चों, क्यों दिखेगा, ये रे डायग्राम अभी हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको ये जो ऑब्जेक्ट है जो पानी में है, डाइवर को कैसा दिखेगा, टॉलर दिखेगा, बड़ा दिखेगा। क्यों दिखेगा, यही हमें करना है। अब देखिए आपको ये रे डायग्राम कंप्लीट करना है कि यहां से इसके टॉप से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का टॉप जो A है, यहां से दो लाइट रेज आए AC और AD,
और इन दोनों का आपको लाइट रे का ये कंप्लीट पार्ट दिखाना है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रखा हुआ है एक फिगर बच्चों, इसको हम बना के देखते हैं कैसा होगा। देखिए अब इसका हमें पाथ इसको दिखाना है, तो बाकी सब चीज थोड़ा हटाते हैं। अब देखिए आपको पता है कि कहां से कहां रहा है, एयर से वाटर, मतलब रेयरर से डेंसर। तो ये ऐसे आया, अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये कैसा जाना चाहिए, रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा, कुछ ऐसा। और फिर उसके बाद एक और लाइट रे हमारा ये आया, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां भी नॉर्मल में आया, ये भी कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए ये दोनों लाइट रेज जो है ये आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऐसे बढ़ता हुआ कहीं यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइट रेज ये ऐसे आ रहे हैं, तो ये तो डाइवर्ज करते चले जाएंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना डाइवर्ज करेंगे। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों ही लाइट रेज को हम प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके मीट करवाते हैं। तो ऐसे करके आप इसको बढ़ाएंगे और इसको भी प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं आगे जाके यहाँ पे मीट करेगा, है ना। इसी वजह से ए है यहां, लेकिन ए का इमेज कहां मिलेगा, कहीं ऊपर में। इसीलिए ऑब्जेक्ट जितना टॉलर है, जितना लंबा है, उससे ज्यादा लंबा दिखता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये फिर से हमें एक प्रिज्म है हमारे पास और क्रिटिकल एंगल ग्लास का गिवन है 42 डिग्री, इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए बच्चों लाइट जो आपका जो ऑप्टिक्स टॉपिक है ना, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो रे डायग्राम के ही आते हैं, तो आपका इस पे कमांड होना जरूरी है। तो अब देखिए क्या है हमारे पास, एक लाइट रे आया यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है ये तो सीधा चला जाएगा, ऐसा आ गया यहाँ पे, यहाँ आके स्ट्राइक करता है और फिर उसके बाद ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां से सीधा आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना। अब यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, तो ये देखिए ये 90, तो ये भी 90, ये 30 और ये 90 गिवन है, तो ये तो इट मस्ट बी 60, 90 60 150, तो ये कितना हो गया बच्चों 30, और ये एंगल कितना हो गया 60। अब देखिए क्या होगा, ये 60 डिग्री है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये 60 है, तो अब ये देखिए ये तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया ना, ये जो हमारा वैल्यू है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और क्रिटिकल एंगल 42 ही डिग्री गिवन है, तो ये तो ज्यादा हो गया उससे, तो TIR विल टेक प्लेस, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये लाइट कुछ ऐसा आ जाएगा, यहां पे आ गया, मतलब TIR हो गया। अब देखिए ये 60 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्लेक्टेड रहे ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 और ये 60, तो ये नॉर्मल है तो टोटल 90, जिसमें से ये 30 हो गया। अब देखिए ये 30 और ये 30, तो इस वाले ट्रायंगल में जो तीसरा एंगल है बच्चों, ये पूरा कितना हो जाएगा 120, 30 30 60, तो ये 120। अब ये तो इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल बना लेते। अब देखिए ये पूरा 120, जिसमें से कि ये नॉर्मल है, तो इतना दूर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो हमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बच्चों, ये तो क्रिटिकल एंगल से छोटा हो गया ना, तो यहाँ पे नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट रे ये नॉर्मल से और दूर चला जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। ओके नेक्स्ट, अब देखिए फिर से हमारे पास ये फोकल लेंथ गिवन है और इन्वर्टेड इमेज बनाया जा रहा है। देखिए जो भी हमें पॉइंट, ये सब टर्म्स है ना, यही सब हमारा की पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, इसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। जैसे सबसे पहला चीज देखा कि फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और ये इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज मतलब रियल, और रियल इमेज कैसे लेंस में मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि कॉन्केव लेंस में तो कभी रियल इमेज मिलता ही नहीं है, हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलता है ना। तो इमेज एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो बाकी सारी चीज पे हम बाद में आते हैं, पहले देखते हैं लेंस कौन सा है, इट मस्ट बी अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होगा कि इट मस्ट बी रियल, और ये किस में मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस में मिलता है। ओके सेकंड पार्ट, हाउ फार इज द लेंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस का डिस्टेंस फाइंड करना ऑब्जेक्ट से, या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है लेंस से, इसका मतलब क्या, यू फाइंड करना है। अब देखिए आपको क्या क्या पता चल गया यहाँ पे, यहाँ फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं इसके बारे में जरा, बाकी सारा चीज मैं हटाता हूं, कैलकुलेशन करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। कॉन्वेक्स रियल इमेज बन रहा है ये। अब देखिए फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 20, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगा, चलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और कितने डिस्टेंस पे बन रहा है इमेज 60 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम द लेंस। तो अब देखिए रियल इमेज है, तो रियल इमेज तो हमेशा लेंस के पीछे बनता है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन से, और लेंस के पीछे बना मतलब राइट साइड बना, तो V भी पॉजिटिव होगा, मतलब हमारा V भी पॉजिटिव हो गया 60 सेंटीमीटर। तो हम यहां से U का वैल्यू पता कर सकते हैं, क्या करेंगे फिर से 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, तो f की जगह हमने रखा कितना है 20 सेंटीमीटर, V की जगह रखा 60 और माइनस 1/u, तो ये माइनस 1/u अगर हम इधर भेज दे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये उधर गया माइनस, तो 1/60 माइनस 1/20,
तो ये कितना आ गया बच्चों, एलसीएम लेंगे 60, तो दैट इज 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 2/60। तो ये तो 1/u है। अब देखिए यहाँ पे आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा, कुछ लोग 1/u देखते हैं, ये तो -1/30 आ गया, तो इसको रेसिप्रोकेट करना होगा। तो आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब देखिए खुद ही माइनस आ गया, माइनस आया मतलब किधर, लेफ्ट साइड, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखना है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। अगेन द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन कि हमारे पास मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए I और O चाहिए होता है नहीं, तो हमारे पास V और U तो है, V/U। तो V का वैल्यू हमें दिख रहा है बच्चों, V का वैल्यू 60 है और U का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -30, तो दैट विल बी -2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन इज -2। देखिए गिव रीजंस, क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। अब देखिए जैसे अभी स्मोक वाला क्वेश्चन था कि जो फायर से जो स्मोक निकलता है वो व्हाइट दिखता है, कुछ वैसा ही एक्सप्लेनेशन इसका भी है। क्लाउड क्या होता है बच्चों, क्लाउड में क्या रहता है, जो हमारे वेपर हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, मॉइस्चर रहता है उसमें। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, ऑब्वियसली उसका साइज क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा है, तो जितने कलर्स ऑफ लाइट हैं सबका जो स्कैटरिंग होगा वो सेम एक्सटेंट तक होगा। तो ओवरऑल हमें कैसा कलर दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है। तो हम इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि क्लाउड कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, those are greater in size than the wavelength of light, and so all the colors of light are scattered up to the same extent, and so overall the color is white. नेक्स्ट है कि sky appears blue। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है, देखिए वायलेट से स्टार्ट करते हुए हम रेड तक जाएं तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर हम देखिए, अब देखिए एग्जैक्टली ब्लूइश कलर नहीं दिखता है, वो एक मिक्सचर है, ब्लू, इंडिगो, इन सब वायलेट का सबका मिक्सचर है। खैर हमसे फिलहाल ब्लू के बारे में पूछा गया, तो हम क्या बताएंगे कि ब्लू का वेवलेंथ कम है इन सारे कलर्स ऑफ लाइट से, मतलब रेड एंड के जो जितने कलर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ब्लू का वेवलेंथ कम है, सो दे आर स्कैटर्ड मोर इन द एटमॉस्फेयर। और स्कैटर्ड मोर इन द एटमॉस्फेयर, तो सारे तरफ हम अगर देखेंगे स्काई के चारों तरफ तो हमें ब्लूइश कलर का ही दिखता है, क्योंकि चारों तरफ कौन सा कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड है, ब्लू कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज। अब देखिए चार ऑप्शंस है हमारे पास, हमें इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ब्लू कलर से फिर से वही चीज, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हम लिखते हैं तो ऐसा होता है। तो देखिए ब्लू कलर ऑफ लाइट से स्पीड किसका ज्यादा होगा, ग्रीन का तो ऑब्वियसली नहीं होगा, मोर देन नहीं, ब्लू का जो हमारा स्पीड है वो ग्रीन से ज्यादा तो नहीं है, ऑरेंज से भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ऑरेंज ऊपर दिख रहा है, मोर देन वायलेट लाइट। हाँ, ब्लू का जो स्पीड है बच्चों वो वायलेट से ज्यादा होगा, ऊपर है ये, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, तो वेवलेंथ ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, तो विल गो फॉर ऑप्शन 3, मोर देन वायलेट लाइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस ओनली। कॉन्केव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, When a ray of light travels normal to the given surface, एक ray of light है, ये given surface के normal है, perpendicular है, तो बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल भी तो यही बनाएंगे ना। तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, क्योंकि इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल दे ओवरलैप ईच अदर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, तो आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या देखिए, स्मॉल एयर बबल राइजिंग अप इन अ फिश टैंक अपीयर्स सिल्वरी व्हेन व्यूड फ्रॉम सम पर्टिकुलर एंगल इज ड्यू टू द। बच्चों ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्वेरियम है, यहाँ पे ये वाटर है और वाटर के अंदर जो बबल्स राइज करा, बबल्स क्या है, बबल के अंदर क्या है, एयर है, हॉलो फ्रॉम इनसाइड, तो बाहर में वाटर है और अंदर में क्या है, एयर। तो अगर लाइट रे ऐसे ट्रैवल करता हुआ जा रहा है तो ये वाटर से ट्रैवल करता जा रहा है और इसको जाना किसमें, एयर में, जो कि बबल के अंदर ट्रैप्ड है। तो अगर डेंसर से रेयर जाते वक्त अगर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन गया तो ये लाइट यहीं से वापस आ जाएगा और जिसके वजह से ये हमें सिल्वरी दिखता है ना। तो इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। आपसे सिर्फ ऑप्शन पूछा गया तो आप वो बताएंगे। नेक्स्ट क्या देखिए, इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉन्केव लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज 2 टाइम्स दैट ऑफ द। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। कॉन्केव लेंस में तो सेम साइज का भी नहीं मिलता है, तो ये तो डबल उसके लेंथ का बोल रहा है, तो नो,
ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या देखिए, व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद एन ओपेक पेपर। अब देखिए जो फोकल लेंथ है, एज आई टोल्ड यू, फोकल लेंथ का डिपेंडेंस किस पे है कि उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में कैसा है, कितना है, और दूसरा चीज उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। यही दो फैक्टर्स पे फोकल लेंथ डिपेंड करता है ना। अब उस लेंस को हम पार्शियली कवर कर भी दे अगर, या जैसे इसमें बोला जा रहा है कि इस लेंस को हमने इफ अ पार्ट ऑफ द लेंस, मतलब पार्शियली इसको कवर किया है, तो उसके फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा बच्चों, है ना। हमारा फोकल लेंथ क्या रहेगा? सेम, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदल जाता या थिकनेस नहीं बदल जाता, तब तक इसके पावर, इस पे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास गिवन है, ये एक फिगर गिवन है और इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये सारा चीज दिखाया गया। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन अगर 43 डिग्री है तो हमें वैल्यू ऑफ I2 निकालना है। अब देखिए ये 65 दिया हुआ बच्चों, ये क्या I1, नाम कुछ भी रख सकते हैं, I1 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये I2 जो है ये होता है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। तो हमें इसमें I2 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक्सप्रेशन है जो कि आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस में, वो क्या है मैं आपको बता दूं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होता है ना। तो I1 क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है देखिए, इक्विलेटरल प्रिज्म है, मतलब तीनों एंगल 60 60 60, तो ऑब्वियसली इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो ये 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डेविएशन दिया है 43 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया 65। तो हम यहां से I2 फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सारा वैल्यूज रखते हैं, I1 का वैल्यू 65 प्लस I2 तो फाइंड ही करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ डेविएशन हमारा गिवन है 43 डिग्री। तो ये देखिए क्या आ गया, इधर से 103 आ गया, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस कर देंगे, -65, ये देखिए कितना आ गया, ये आ जाएगा बच्चों 38 डिग्री, है ना। ये आ गया हमारा I2 मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो इट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि QS को क्या बोलते हैं। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बोला कि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके थोड़ा मॉडरेट और थोड़ा लेवल अप किया जा सकता है क्वेश्चंस। अब एक पार्ट में इसमें तो आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ा, कैलकुलेशन करना हो। दूसरा पार्ट देखिए कितना सिंपल है, QS को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। QS क्या है, इट इज द इमर्जेंट रे, है ना, ये हमारा इमर्जेंट रे हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है और इसमें हमारा क्रिटिकल एंगल ग्लास का 42 डिग्री गिवन है, और इसको आपको कंप्लीट करके दिखाना है ना। तो ये देखिए ये लाइट रे ऐसे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैसा जाएगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा, अनडेविएटेड, तो ये कुछ ऐसे आ गया बच्चों। और फिर यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं। तो सारा चीज डिपेंड करता है एंगल पे, तो एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये 90, तो ये भी 90, 90 60 150, तो ये तो 30 हो गया। अब देखिए ये 30, ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा 90 हुआ ये वाला एंगल, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब ये 60, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, 42 डिग्री से ज्यादा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये TIR हो जाएगा। अब देखिए TIR हो गया, ये कुछ ऐसे आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि 60 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे आते हैं, अब ये 60 और ये नॉर्मल है, तो पूरा 90, तो ये 30। अब देखिए ये 30, ये 60, तो तीसरा एंगल ट्रायंगल का 90, तो ऑब्वियसली ये कैसा चला जाएगा, ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा 90 डिग्री पे, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों देखते हैं, ये देखिए एक फिगर हमारे पास गिवन है जिसमें दो कलर्स ऑफ लाइट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ऑरेंज और ब्लू। ओके, एयर ग्लास बाउंड्री, मतलब इधर एयर और इधर ग्लास में इसको एंटर करना है। क्या बोला गया है, कॉपी एंड कंप्लीट द पाथ। तो देखिए क्या होगा, एज आई टोल्ड यू कि जितने भी कलर्स ऑफ लाइट है सबका स्पीड सेम रहता है एयर में या फिर वैक्यूम में, लेकिन कोई भी दूसरा मीडियम हुआ, वाटर, ग्लास, डायमंड, कुछ भी, तो उसमें सबका स्पीड अलग अलग होता है। जिसमें सबसे कम स्पीड वायलेट का होता है, उससे ज्यादा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर सबसे ज्यादा स्पीड होता है रेड का। तो अब देखिए ऑरेंज, जैसे ही ये ऑरेंज और ब्लू एंटर करने वाले होंगे ग्लास के अंदर, तो एज कंपेयर टू ब्लू ऑरेंज का स्पीड ज्यादा होगा, है ना, ग्लास के अंदर। तो इसमें ऑब्वियसली ये डेविएट तो करेगा, तो ऐसे सीधा जाने तो कुछ कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। सॉरी, ये ब्लू में बना दिया मैंने, ये हमारा किस में होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ऑरेंज में। ओके, और ब्लू का स्पीड और कम होगा, ऑरेंज से भी कम होगा ब्लू का स्पीड, तो ग्लास में इसका स्पीड और कम होगा, तो ये नॉर्मल के और नजदीक आ जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा।
है ना। थोड़ा और क्लियरली मैं बना के दिखा दूं आपको, ये हमारा नॉर्मल, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब ज्यादा डेविएट कर गया और नॉर्मल के नजदीक आ गया, और ये नजदीक आया बट थोड़ा ब्लू के कंपैरिजन में थोड़ा कम नजदीक आया। चलिए दूसरा चीज, हाउ डू द स्पीड्स ऑफ दिस रे डिफर। तो एज आई टोल्ड यू, इसमें कैसे डिफर करेगा, ऑरेंज का स्पीड, इसमें जो हमारे ग्लास में है ऑरेंज का स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इनसाइड ग्लास। और फिर पूछा जा रहा है कि पैरेलल है क्या, नहीं ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है, क्योंकि दोनों का स्पीड ग्लास में अलग अलग होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, जिसका फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस पे कितने 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। ओके अब देखिए स्क्रीन, ये इसमें एक नया चीज लगा दिया गया कि स्क्रीन गिवन है। स्क्रीन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज हो सकता है, जैसे आपका कोई दीवार हो सकता है, या कोई पीस ऑफ पेपर हो सकता है, या क्लोथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसपे हमें इमेज ऑब्टेन करना है। आप देखिए हमने वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में पढ़ा है। रियल इमेज कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये स्क्रीन पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ गया, अरे ये जो इमेज है हमारा ये तो रियल होगा, तभी तो स्क्रीन यूज कर रहे हैं ऑब्टेन करने के लिए, है ना। तो ये हमारा कीवर्ड था बच्चों यहाँ पे, इससे हमें पता चल गया कि रियल इमेज है। ओके अब जो पता है वो नोट कर लेते हैं एक बार, क्या क्या पता है। फोकल लेंथ पता है 10, तो आगे प्लस लगाएंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा चीज क्या है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। अब देखिए ये जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसे डिकोड किया कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दिख गया कि ये तो स्क्रीन यूज कर रहे हैं, मतलब रियल इमेज, और रियल इमेज तो कॉन्वेक्स लेंस में ही मिलता है। तो हमें बोला गया कि लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा गया स्क्रीन, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए इनडायरेक्टली हमें क्या बताना चाहता है, इमेज के डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि स्क्रीन पे ही तो इमेज मिलेगा, और इमेज का डिस्टेंस, लेंस का डिस्टेंस स्क्रीन से, मतलब इमेज का डिस्टेंस स्क्रीन से हमें दे दिया गया, दैट इज 60। ऑब्वियसली इधर मिलेगा क्योंकि स्क्रीन है, रियल इमेज है, तो ये बिहाइंड द लेंस होगा, तो इसके आगे क्या लगाएंगे बच्चों, प्लस। ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम यहां से शुरू हुए तो इधर बढ़ रहे हैं ना इमेज की तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। और गिवन है कि ये इसका फोकल लेंथ है 10, तो ये देखिए v पता चल गया 60। पता क्या करना है कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब लेंस से डिस्टेंस फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का मतलब u फाइंड करना है। तो हमें पता है क्या करना होगा, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अभी देखिए जो लास्ट में दिया है ना कि सो दैट टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन, ये हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हमें पहले ही से पता है कि स्क्रीन है तो इट मस्ट बी अ रियल इमेज ऑब्टेन, तो उसका कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पता चल गया f का वैल्यू हम यहां रखते हैं, v का वैल्यू यहां रखेंगे, u का वैल्यू आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी हमने रियल एंड अपैरेंट डेप्थ का डिस्कशन किया था, इसमें एक चीज बस मॉडिफाई किया गया है, और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा लेवल अप करके मैंने आपको ये सारा चीज बताया। जैसे देखिए इसमें क्या गिवन है, कॉइन है एक जो कि हमने वाटर के अंदर रखा है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम एयर, तो क्या हुआ, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 3 मिलीमीटर। अब देखिए देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन रेज्ड टू एंड रेज्ड बाय। अगर ये रेज्ड टू 3 मिलीमीटर बोलता, मतलब वो उसका अपैरेंट डेप्थ होता, रेज्ड बाय इतने से रेज कर गया, मतलब ये शिफ्ट के बारे में बताया जा रहा है। मैं जरा आपको ये बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे ये एक कॉइन हमने यहाँ पे रखा है, जिसका हमें रियल डेप्थ पता है कि नहीं, रियल डेप्थ तो फाइंड ही करना है। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ कॉइन इन वाटर, मतलब इसका डेप्थ हमें यहां से फाइंड करना है कि रियल डेप्थ कितना है, नहीं पता हमें, x मान लेते हैं। और बोला क्या गया कि ये कितने से रेज हो गया, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 3 मिलीमीटर, मतलब इसका इमेज अगर कहीं यहां पे हमें दिख रहा है तो ये कितने से रेज दिख रहा है, 3 मिलीमीटर, मतलब 3 mm से रेज्ड दिख रहा है। तो अब देखिए ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा अपैरेंट डेप्थ। तो हम क्या करेंगे, x पूरा और ये 3 इतने से रेज दिख रहा है, तो अपैरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, x माइनस 3। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ इन द टर्म्स ऑफ x। अब हम यही चीज यहां पे लिख देंगे। अभी आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम दैट इज वाटर विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। तो ये हमारा 4/3, रियल डेप्थ की जगह क्या लिखेंगे, x बाई x माइनस 3, अपैरेंट डेप्थ की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4x माइनस 12 इक्वल 3x। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, 3x आ जाएगा इधर, मतलब 4x माइनस 3x x, और ये चला गया उधर, तो ये आ गया बच्चों x इक्वल 12 मिलीमीटर। मतलब हमारा रियल डेप्थ क्या है, 12 मिलीमीटर है। तो कॉइन का हमारा रियल डेप्थ पता चल गया। तो बच्चों आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है आज के वीडियो में, ये आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज लेट अदर्स आल्सो नो, ताकि आपका जो बोर्ड्स का एग्जाम है
ये मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो फायदा हो ही, और भी कुछ लोगों तक ये पहुंचे, उनको भी फायदा हो, अपने तक ही नहीं रख लेना है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।